once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, भाई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धमाकेदार शुरुआत हम कर चुके हैं। एवरी संडे आपको ऑन शेड्यूल अब क्लास 11th एंड 12th के IT के वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, तो आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 to 12 CS, IT, IP, AI सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है। नए सेशन के साथ में नई शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो भाई क्लास 11th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 802 है ना। क्लास 9 10th में जो IT है उसका बुक कोड 402 है, ध्यान रखना ये चीज है ना जी। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 और 2 को तो खत्म कर लिया था सक्सेसफुली। मतलब यूनिट 1 में टोटल 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पार्ट बी की शुरुआत हम कर चुके हैं। पार्ट बी जो कि ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में रखता है, 50 नंबर का वेटेज पार्ट बी रखता है, 60 नंबर का आपका पेपर होगा है ना, और 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ऐसे कुल मिला के 100 नंबर होंगे आपके। तो ये चीज तो आपको अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर हम यूनिट 1 के ब्रांड न्यू चैप्टर की आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा जी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर 1 में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे कंप्यूटर सिस्टम के। मींस कि हार्डवेयर वाला पूरा पार्ट हमने खत्म कर लिया है और अब हम बढ़ चुके हैं आज इस सेशन से, इस चैप्टर से सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसका होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई काम नहीं कर सकते हो, जो अपने आप में नेसेसरी और एसेंशियल है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्यों जरूरत होती है मैम ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम काम नहीं कर सकते हैं, इसकी एसेंशियलनेस क्या है, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो आज मेरे साथ में? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो जिन्होंने क्लास 11th में IT, IP, AI, CS जो भी ऑप्ट किया है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अब आपकी बरखा मैम के चैनल पर अवेलेबल है और पूरा चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे इस एक ही वीडियो में। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। सबसे पहला फॉरमोस्ट और इसेंशियल और इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। वाई इट इज एसेंशियल एंड वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा जी ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, जो आपको दिखता है कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ पर होता है एक यूजर जो कि इस कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहा होता है। तो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जरूरत होती है हमें किसकी? हमें जरूरत होती है मैम सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, देखो इसके साथ में मॉनिटर, कीबोर्ड और आपका जो है सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है ना। ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं, यदि इनमें सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो ये एक डेड मशीन की तरह होंगे। तो यूजर्स इस पे क्या काम कर पाएगा? तो ये जितने भी हार्डवेयर होते हैं और जो यूजर होता है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मैम सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, वो होता है सॉफ्टवेयर आपका OS, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम परचेज करने जाते हो या लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो वो आपसे बोलता है कि भाई कौन सा OS आपको इंस्टॉल करना है। आप मैक OS इंस्टॉल कर सकते हो, आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हो, विंडोज 10, 11 जो अभी पॉपुलर चल रहे हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट और इनिशियल जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जिसके बिना आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो, जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके जी, तो बात समझ में आ गई कि क्या इसकी नीड है, व्हाई वी नीड दिस सॉफ्टवेयर। तो फिलहाल इस कंप्यूटर सिस्टम को यदि यूज करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को यूज करना है, आपको अपने लैपटॉप को यूज करना है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से चलता है बेटा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एसेंशियलनेस तो समझ में आ गई मैम, नीड भी समझ में आ गई। तो अब यदि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आएगी तो क्या लिख कर आओगे? ऑपरेटिंग सिस्टम is the software that acts as an interface between user and computer hardware। जितने भी हार्डवेयर हमने इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, जितने हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़े थे, उन सभी के बीच में और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह, एक लिंक की तरह काम करता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम यही लाइन लिख कर आओगे आपकी, ये बेसिकली आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, फिलअप में भी पूछ सकते हैं। सो अ कंप्यूटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू डू दिस इट यूटिलाइजेस सर्विसेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सिर्फ यूजर के लिए ही नहीं होता है, अब यूजर को क्या करना होता है कंप्यूटर में, भाई आप क्या करते हो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन पे आप अपने कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे होते हो, आप अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर रहे होते हो, तो जितने भी और सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, सपोज आपको म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक के लिए आप स्पॉटिफाई या फिर आप वीएलसी प्लेयर जिसका भी यूज कर रहे हो, सपोज आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड का यूज कर रहे हो, एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाना है तो एक्सेल का यूज कर रहे हो, मूवी देखना है तो आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपकी नीड के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस कंप्यूटर पे रन कैसे होते हैं, उनको कौन अलाउ करता है कि आप सिस्टम पे यूज कर सकते हो, आप सिस्टम पे इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो अगेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल टू इंटरैक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर, उनके बीच में जो काम कर रहा होता है कम्युनिकेटर की तरह, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो ये सिर्फ यूजर के टास्क को मैनेज नहीं करता है, यूजर जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहता है उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है कि अब आप सिस्टम पे इनको एक्सेस कर सकते हो, सिस्टम आपके लिए रेडी है। समझ में आई बात, मतलब सिस्टम जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपके काम को करने के लिए रेडी है। ये कैसे पता चलता है, सबसे पहला जो सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो लोड होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है, उस पर कुछ कोड लिखा हुआ दिखता है, फिर एक ब्लू कलर का स्क्रीन आता है, फिर एक वेलकम स्क्रीन आता है और उसके बाद में आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखती है। तो ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन आने के पहले जो ये प्रोसेस हुई होती है उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। नाम तो सुना होगा आपने, क्या कहते हैं मैम उसको, बूटिंग प्रोसेस। तो एक्चुअली इस बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है, इस बूटिंग प्रोसेस में ओएस ही लोड हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है बेटा जी, लोड होता है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ये चेक करता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर से जितने डिवाइसेस अटैच है, कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर, जितने फाइल्स है, सारी चीजें एक्टिव है या नहीं है, सब चीजें कंप्लीट है या नहीं, कहीं किसी कोई डिवाइस में एरर तो नहीं है, ये काम करना, ये चेक करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसीलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एग्जांपल्स क्या क्या हो गए पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, सोलारिस, मैक ओएस, है ना। और गैरी एरलन किल्डॉल इज नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी बात समझ में आई, जैसे कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जॉन मैकार्थी फादर ऑफ, आपको पता है, एआई के नाम से जाने जाते हैं। वैसे यदि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो गैरी एरलन किल्डॉल इज नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था माइक्रोसॉफ्ट के नाम से आया था, एमएस डॉस मार्केट में आया था, जो कि एक सिंगल यूजर या बोल सकते हो कि कैरेक्टर बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। आज भी आप जो सी प्रॉम्प्ट पे लिखते हो ना, कमांड जो लिखते हो, वो एमएस डॉस का ही एक एग्जांपल है, जहां पे सिंगल यूजर एट अ टाइम काम कर सकता है। तो यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या है, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकओएस, विंडोज, एमएस डॉस, ठीक है, ये सारे आप लिखकर आ सकते हो। सोलारिस, क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम जो आपको बनाकर आना होगा यदि इन केस ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। जितने भी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस, सारे हार्डवेयर, और जो यूजर है जो इस कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना चाह रहा है ना, तो यूजर क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पे यूजर की जितनी भी टास्क है वो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाकर आ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस, और इंटरफेस फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। ठीक है, अब इससे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो इट ऑल्सो एक्ट एज एन गवर्नमेंट विच लेज डाउन पॉलिसीज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है जी। मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क जो हो रहे हैं, जितने भी जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसको गवर्न करने का काम एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो कुल मिला के आप ये सोच सकते हो कि जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है, उसका ही काम होता है। अब इसको और एक एग्जांपल से यदि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ये सोच सकते हो कि आपके जो घर में आपकी जो मदर है
पूरे घर को मैनेज करने का काम किसका होता है? आपके घर में आपके पेरेंट्स का होता है। पापा बाहर का सारा काम देखते हैं, आपके जो फादर है वो बाहर का जितना भी ये बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं उनसे रिलेटेड सारा काम वही देखते हैं। लेकिन जो घर के अंदर का जितना काम होता है आपसे रिलेटेड, आपके रूम से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, घर में जितने लोग हैं उनसे रिलेटेड, है ना, सब काम कौन करता है? आपकी मदर करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कौन मैनेज कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है घर को? आपकी मदर। तो सिमिलरली वैसे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक बिजनेस में एक मैनेजर का रोल नहीं होता है पूरे बिजनेस को मैनेज करना, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेस डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड टास्क हो, कोई सा भी काम हो बिजनेस में, भाई मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना मैनेजर के तो एक तरीके से बिजनेस मैनेज ही नहीं किया जा सकता है ना। वैसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक मदर, एक मैनेजर, एक गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, यदि हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट पूरे सारी चीजों को चला रही होती है ना। क्लियर हुआ? चलिए, सो एवरी कंप्यूटर सिस्टम वेदर इट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम लाइक अ डेस्कटॉप और अ सेल फोन मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग द कोर फंक्शनैलिटीज लाइक एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस, directing the output to the display, managing the files and directories, communicating with hardware and installing or uninstalling the peripheral devices। तो यहाँ पे सारे काम लिखे हुए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। चाहे आपके सेलफोन की भी बात कर लो तो आपके फोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इतने सारे टास्क को मैनेज करता है। आप अपने फोन में भी एक साथ बहुत सारी चीजों को कर सकते हो, है ना जी। फिर हम चाहे डेस्कटॉप, पीसी या लैपटॉप की बात कर लें तो इसकी कोर फंक्शनैलिटी होती है इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, कि इनपुट डिवाइसेस से इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आउटपुट डिवाइसेस तक आउटपुट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स यूजर सेव कर रहा है वो एक जगह जाकर फोल्डर में सेव हो रही है या नहीं हो रही है, मैनेज करना है इसको। ठीक है, हार्डवेयर और जो भी हार्डवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, अनइंस्टॉल किया तो भाई हटा या नहीं हटा आपके सिस्टम से, क्योंकि यूजर के टास्क को कंप्लीट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सारे मेन फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, होपफुली आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मेमोरी को मैनेज करने की। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम होता है मैम मेमोरी को मैनेज करना। मतलब कि मेमोरी, कंप्यूटर जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। तो हार्ड डिस्क में यूजर की हर एक फाइल फोल्डर को स्पेस एलोकेट करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। मेमोरी मैनेज करना, कहीं भी खाली स्पेसेस हो उसको यूटिलाइज करवाना, ये बेसिकली काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो यूजर कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन का काम करवाना। फॉर एग्जांपल कि आपने माउस का पिन लगाया हुआ है और माउस का पिन प्रॉपरली नहीं लगा है तो आप परेशान होंगे कि माउस चल क्यों नहीं रहा है, कर्सर मूव क्यों नहीं कर रहा है स्क्रीन पर। बट आपको जैसे ही आपने माउस को मूव किया और माउस वर्क नहीं करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डिटेक्ट करता है और आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर देता है, यूएसबी डिवाइस डजंट रिकॉग्नाइज और यूएसबी डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। ऐसा मैसेज डिस्प्ले होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये मैसेज नहीं आएगा तो आप परेशान होते रहोगे, आप प्लग चेक करोगे, फिर माउस चेक करोगे, सेटिंग्स में से जाके सेटिंग सेट कर सकते हो। अगर ये मैसेज आपको प्रॉपर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम देता है तो आपको ये क्लियर होता है कि भाई प्लग सही नहीं लगा है, तो एक बार निकाल के आप उसको लगा सकते हो। तो दिस इज द वे टू कम्युनिकेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। नाउ फाइल को मैनेज करना, अब जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम में होती है वो हायरार्की के फॉर्मेट में सेव होती है। मतलब कि एक फोल्डर होता है, फोल्डर में फिर फोल्डर होता है, फिर फोल्डर के अंदर आपके सब फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें फाइल्स को एक्सेस करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। तो ये जो हायरार्की है ना, मीन्स कि एक मेन फोल्डर है, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर आपने सब फोल्डर्स बना रखे हैं। ओके जी, इस तरीके से कुछ सब फोल्डर्स बना रखे। इन सब फोल्डर्स में फिर आपने कोई और सब फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर फिर कुछ फाइल है, यहाँ भी कुछ फाइल्स है, यहाँ आपने कुछ 3 फाइल्स को स्टोर करवाया हुआ है। तो ये जो हायरार्की, इसको मेंटेन करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसके लिए इसमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट करता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली हायरार्की मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी रिसोर्स की बात करें तो जितने रिसोर्सेस आप ऐड ऑन करते हो अपने कंप्यूटर में, अब ऐड ऑन करते हो मतलब कनेक्ट करते हो, स्कैनर, प्रिंटर, यूएसबी ड्राइव्स, है ना, जो भी पेन ड्राइव्स वगैरह, जितने भी जो अदर डिवाइसेस है आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो कनेक्ट करते हो, उनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। चाहे फिर इसमें कोई इनपुट डिवाइस हो, कोई आउटपुट डिवाइस हो, कोई स्टोरेज डिवाइस हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम होता है जिसको कहते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो भाई प्रोसेसर जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। प्रोसेसर का मतलब कि हम यहाँ मान सकते हैं कि जितने भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो प्रोसेसर की मदद से ही हो रहे हैं। प्रोसेसर को कौन सा जॉब कब एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेसर तक सही समय पे प्रोसेस को पहुंचाना एग्जीक्यूट करने के लिए,
टास्क को पहुंचाना, ये सब काम, इन सब को हैंडल करना, इन सब को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो अब वन बाय वन जरा इनको देख लेते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कम्युनिकेशन मैनेजर की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बिजनेस मैनेजर की नीड होती है। कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। इट इज बेसिकली इट इज कम्युनिकेटिंग विद द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट आर एड्रेस्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन मैनेजर मतलब जितने पेरिफेरल डिवाइसेस है, अभी पेरिफेरल का मतलब समझ में आ रहा है, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी डिवाइसेस जो आप कनेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटर, माउस, जितने भी डिवाइसेस आपने कनेक्ट किए हुए हैं, दैट हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नीड्स टू नो दिस यूनिक प्रॉपर्टीज। भाई प्रिंटर अगर आप कनेक्ट करते हो तो प्रिंटर का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो जो प्रिंटर का ड्राइवर होता है, जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है ना, बेसिकली वही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है और ये बताता है प्रोसेसर को या डिवाइस को इंटरनली कि भाई ये प्रिंटर है, यहाँ से हार्ड कॉपी में प्रिंट निकलना है ना। ऐसी कोई स्कैनर अटैच करोगे तो उसका अपना अलग ड्राइवर होगा, इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो उसका अपना अलग एक इंटरनेट का एक अलग वाईफाई या डोंगल लगाते तो उसका अलग एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक अलग ड्राइवर होता है, ठीक है। तो ये जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन ड्राइवर्स की मदद से ही सिस्टम को अंदर प्रोसेसर को बता रहा होता है भाई कि ये सारे डिवाइसेस हैं जिनको अपने को क्या करना है, अब प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकलवानी है, स्पीकर के थ्रू क्या करना है, साउंड आउटपुट देना है। तो ये सारे काम जो है बेसिकली कम्युनिकेशन के, वो इन डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। सो फॉर दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड ड्राइवर्स। देखो आगे बात, विच इनेबल रिकॉग्निशन ऑफ दिस डिवाइसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। डन। कम्युनिकेशन मैनेजर का काम समझ में आ गया। कम्युनिकेशन मैनेजर मतलब यहाँ पर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन कम्युनिकेशन मैनेजर बिटवीन द डिवाइसेस एंड processors. Now resource management, the working of computer system is prominently dependent on how its resources are being managed. ठीक है, द रिसोर्सेज दैट वी कैन टॉक हियर, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे बात कर लें हम प्रोसेसर की, मेमोरी की, सीपीयू टाइम की, जितनी फाइल्स है, जितने हार्ड डिस्क वगैरह जो आपने लगाई, एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाए, जितने इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, माउस वगैरह जो आपने कनेक्ट किए हुए हैं, वो स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, वो तो ये सब रिसोर्सेज में आ जाते हैं। क्लियर। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स ऑल द allocation of all such resources, the priority in which these are allotted to the various processes to get an optimum performance for the system. We discuss here in prime resource management. Means what कि यहाँ पे सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि इंटरनेट में ना आपके 4 कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपने इंटरनेट पर 4 कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है, ये चारों एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि किसी एक सिस्टम की कोई फाइल है या किसी एक सिस्टम से आपने प्रिंटर को कनेक्ट किया हुआ है। सपोज कि आपने यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक पेज लगा हुआ है। अब इस एक प्रिंटर को ये सारे कंप्यूटर्स शेयर करेंगे, तो यहाँ पे इन सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करेगा, बेसिकली इस डिवाइस को अलाउ करेगा कि आप इन सबके साथ में शेयर कर सकते हो नेटवर्क में। और जिस भी कंप्यूटर सिस्टम से जो भी टास्क पहले आएगी, जो भी प्रिंटिंग के लिए जो भी टास्क पहले आएगी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेसिकली प्रोसेसर को ये बताएगा कि भाई इस डिवाइस को अलोकेट किया जाए उस सिस्टम तक पहले। और सपोज कि साइमल्टेनियसली किसी 2 सिस्टम ने एक साथ दे दिया प्रिंटिंग का टास्क, तो वहां भी किसने पहले दिया है, किसको पहले सीपीयू अलोकेट करना है, सीपीयू का टाइम भी आपको बचाना है, सीपीयू किसको पहले अलोकेट होगा। सपोज कि फर्स्ट और फोर्थ वाले सिस्टम ने पहले क्या बोलते हैं साइमल्टेनियसली प्रिंटिंग का टास्क दिया है, तो फर्स्ट और फोर्थ में देखा जाएगा कि पहले किसकी प्रायोरिटी की बेसिस पर जो है रिक्वेस्ट आई थी प्रिंटिंग की, तो उसके बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करवाएगा कि प्रोसेसर अब इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको पर्टिकुलरली प्रिंटर अलॉट होगा। तो प्रिंटर यहाँ पर एक रिसोर्स है ना। ऐसी जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रिंटर ही रिसोर्स है, यहाँ पे आपकी कोई फाइल भी हो सकती है, हार्ड डिस्क भी हो सकती है, हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। इट इज नॉट ओनली कि प्रिंटर ही है, मेमोरी को भी शेयर कर रहे होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, है ना जी। कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो रिसोर्स मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो भाई सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वही सेम लाइन जो मैंने बताया कि सीपीयू को वेट ना करना पड़े। जनरली क्या होता है कि यदि सीपीयू वेट करेगा, यदि प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करेगा, तो वहां पे टाइम वेस्ट होगा। सीपीयू जो प्रोसेसर इतना कॉस्टली डिवाइस आता है, जो कि इतना कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आप अपने सिस्टम में लगाते हो, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो नैनो सेकेंड्स में टास्क को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि सीपीयू को टाइम टू टाइम प्रोसेस को अलोकेट करवाना है, ताकि सीपीयू का आइडल टाइम ना जाए।
ठीक है जी। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम करेंटली एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी और वेटिंग फॉर द सीपीयू इन अ कंप्यूटर देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन अ सिस्टम। अब देखो आप एट अ टाइम एक सिंगल टाइम में कितना सारा काम कर सकते हो कंप्यूटर में, सॉन्ग सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, प्रिंटिंग करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो, है ना। तो वेराइटी ऑफ वर्क यू कैन परफॉर्म एट अ सिंगल टाइम ऑन अ कंप्यूटर ना। तो यहाँ पे सीपीयू के पास में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है एक समय पे एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर का तो काम ही होता है कि साइमल्टेनियसली बहुत सारी टास्क को एग्जीक्यूट करना। तो इसको मैनेज करना, इसको कंट्रोल करना, इनको शेड्यूल करना कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस जो प्रोसेसर को हमें देना है एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सब काम, ये सब टाइम, ये सब मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है जी। जैसे आपके घर में आपकी मदर नहीं कंट्रोल करती कब किसको दवाई देना है, कब क्या चीज बनाना है, कब आपके रूम की सफाई करना है, कब आपको पढ़ने के लिए बोलना है, कब आपको खाना देना है। एग्जैक्टली दिस इज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोसेसर का ध्यान रखता है कि प्रोसेसर को कब कौन सी टास्क को एग्जीक्यूट करने देना है। ठीक है जी। चलिए मेमोरी मैनेजमेंट, भाई मेमोरी में भी कोई भी स्पेस खाली नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये ध्यान कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर अ प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इट हैज टू बी लोडेड इन वर्किंग मेमोरी। इसका ध्यान रखना, जो भी प्रोसेस सीपीयू में प्रोसेस हो रही है वो रिसेंटली रैम में होना चाहिए। इसका ध्यान कौन रखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेसर्स इन डायनेमिक मैनर दैट अलोकेट ऑन डिमांड एंड रिलीज्ड व्हेन नॉट नीडेड। देखो जब जरूरत है तब वो रैम में आके जो भी डेटा है वो स्टोर होगा, जब डिमांड होगी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए तो वो रैम में होना चाहिए। इसका ध्यान रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और नहीं तो फिर वो रैम में से डेटा को टेम्परेरीली हटा भी सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो परमानेंटली जाके कहां सेव होता है डेटा? हार्ड ड्राइव्स में। ठीक है ना, जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। अभी मैंने बताया जितनी भी फाइल्स होती है वो हायरार्किकल फॉर्मेट में सेव करवाना, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी मदद लेता है? बेसिकली ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम किसको हैंड ओवर करता है? फाइल सिस्टम को। तो यहाँ फाइल सिस्टम होता है जिस फाइल सिस्टम में सारी फाइल्स हायरार्की में मैनेज्ड होती है, और इसको मैनेज करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ ऑल दी फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है जितने भी फाइल फोल्डर्स हैं सब कंप्यूटर डिस्क पर, मतलब हार्ड डिस्क पर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रहे, है ना। सारे कंप्यूटर्स पे जितनी भी फाइल्स है, यूजर को जब जरूरत पड़ती है तो यूजर उन फाइल को रीड कर सकता है, उन फाइल को राइट कर सकता है, मतलब ओपन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, मूव कर सकता है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, है ना। ये सारी ध्यान रखने का काम, ये सारा मैनेजमेंट का काम एक्चुअली फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजर से करवाता है। ठीक है, सो 2 टाइप्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट आर इन डिटेल्स कंप्यूटर स्टोर्ड एंड ट्रेस्ड यूजिंग फाइल सिस्टम कॉल्ड फैट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? फेट कह रहे हैं। इट इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा था अभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है जिसकी मदद से सारी फाइल्स हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, जो हार्ड डिस्क पर ट्रैक करके रखता है फाइल्स को। नाउ वेरियस फैट सिस्टम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑन फैट। फॉर एग्जांपल फैट 16 uses 16 bits to store data, फैट 32 uses 32 bits. Another system uses NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अभी फाइल सिस्टम बहुत ओल्ड टाइप का हो चुका है। आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें न्यू टाइप के फाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, फाइल सिस्टम टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। वो जो 32 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम में आपके 16 बिट 32 बिट ऐसे फाइल सिस्टम्स होते हैं जहां फाइल्स को मैनेज किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मैम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। बहुत अच्छे से आराम से आप आंसर फ्रेम करके आप लिखकर आ सकते हो। यदि आपसे पूछ लिया कि राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भाई आराम से बता के होंगे, है ना। अब कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मैम? ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो 4 से 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग, है ना। दूसरा होता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। अब ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ये दोनों अपने आप में डिफरेंस होते हैं। देखो ये पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल यूजर की, फिर हम सिंगल टास्किंग की बात करेंगे, है ना। अभी सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि भाई MS-DOS सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS था। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें हम कमांड इंटरफेस पर काम करते थे, मतलब कमांड लाइन में आप यहाँ पर जो है काम करते थे। आपको फाइल भी क्रिएट करना है ना, तो MS-DOS में आपको एक कॉपीकॉन नाम की कमांड रन करनी होती थी, फिर आप फाइल को क्रिएट करते थे। आपको फोल्डर बनाना है तो आप mkdir नाम की एक कमांड रन करोगे तो आप फोल्डर बना पाओगे। तो अब आप सोचो कि आपको कमांड याद रखनी पड़ती है, फिर आप फाइल और फोल्डर जैसी चीजों को क्रिएट कर सकते थे। तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड इंटरफेस पर काम कर सकते
सकते थे, और यहाँ पर एक यूजर एट अ टाइम ही काम कर सकता था, मतलब एक ही स्क्रीन खुलेगी, उस पर एक ही यूजर काम कर पाएगा। जैसे आजकल क्या करते हो आप, अपनी एक मॉनिटर स्क्रीन पर कितनी सारी विंडोज को ओपन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज कर रहे हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। डॉस क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। यहाँ आपको कमांड लिखकर काम करना होता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर एट अ टाइम टू यूज द सिस्टम। डेस्कटॉप सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड टिपिकल सिंगल यूजर सिस्टम्स। वहीं मल्टी यूजर्स की बात कर ले तो जो आप आजकल विंडोज 10, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो ना बेटा जी, ये ग्राफिकल यूजर सिस्टम है जिसमें मल्टीपल यूजर एट अ टाइम काम कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर एट अ टाइम काम कर सकते हैं मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस पर आप काम कर सकते हो। सो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मेनी यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम बाय मेंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड यूज। मतलब कि आपके सिस्टम पे एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके सिस्टम पे आपने एक से ज्यादा यूजर्स को अलाउ किया हो, उनके अकाउंट क्रिएटेड हो। यदि नेटवर्क में आपका सिस्टम कनेक्टेड है तो आप नेटवर्क में भी एक सिस्टम पे एक से ज्यादा यूजर्स उस पर वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ अबाउट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग की। तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में तो डिफरेंस समझ में आ गया, ये डिफरेंस आता है। अब सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग क्या होता है? सिंगल टास्क जब कोई यूजर परफॉर्म कर पा रहा है, एक समय में एक ही काम कर पा रहा है तो वो सिंगल टास्किंग, और एक समय में जब आप एक से ज्यादा काम कर पा रहे हो सिस्टम पर तो वो मल्टीटास्किंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने MS-DOS खोला हुआ है और MS-DOS में मैं सिर्फ एक कमांड लिखकर कोई एक ही काम कर पा रही हूँ तो वो सिंगल टास्क हुआ। अभी वहीं यदि मैंने विंडोज 10 या 11 पे काम कर रही हूँ और मैंने मूवीज भी चला रखी एक छोटी सी स्क्रीन पे, एक डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है सॉफ्टवेयर वर्ड, उसमें डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रही हूँ, म्यूजिक भी सुन रही हूँ भाई, स्पीकर VLC प्लेयर भी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, और मैंने एक प्रिंटिंग के लिए कमांड भी दी हुई है तो वो प्रिंटर प्रिंटिंग भी कर रहा है साथ में। तो एक समय में 4 से 5 काम मैं यहां पर कर पा रही हूं, दैट इज मल्टीटास्किंग आई एम परफॉर्मिंग। तो जो आजकल जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें आप मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ ओनली अ सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम। मतलब प्रोसेसर सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा एक समय में। और मल्टीटास्किंग की बात करें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्रोसेसर से एक समय में एक से ज्यादा काम को करवा सकता है, एक समय में मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन हो सकते हैं, जिसके लिए प्रोसेसर का टाइम डिवाइड कर दिया जाता है। भाई एक ही समय में एक ही सेकंड में आप प्रिंटिंग कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हो, तो प्रोसेसर अपने इन सारे टास्क को डिवाइड कर लेता है कि उसको किस किस समय पर कितने समय पर अलोकेट करना है प्रोसेसिंग को टाइम। ठीक है, चलिए तो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग अच्छे से क्लियर हो गया है, अभी कोई डाउट नहीं होगा, है ना? एग्जांपल से समझाया मैंने। नाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोई बता सकते हो आप? देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का मतलब क्या होता है? जब हम इंटरनेट पर लाइव काम कर रहे होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का यूज करते हो, वो रियल टाइम आप एक्सेस करते हो 24/7 आवर्स, कभी भी आप इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। वेदर फॉरकास्टिंग वेबसाइट्स होती है वो भी रियल टाइम होती है, वहां पे आपको रियल टाइम में वेदर क्या है, टेम्परेचर कितना है, कितना ह्यूमिडिटी लेवल है, कब रेन हो सकती है, कब नहीं हो सकती, सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिल रही होती है, एक घंटे के एक पल की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो बेसिकली इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, जो बेसिकली इस तरीके के टास्क को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इट इंश्योर्स दैट द रेस्पॉन्स टाइम इज फिक्स्ड एज कैटेगराइज्ड एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड क्विकली, जहां पे डेटा को हर समय प्रोसेस किया जा रहा होता है इंटरनेट की मदद से, बेसिकली वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसमें आ जाता है आपका भाई विंडोज 10, 11 सब आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही होते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिलेज। For example, an aircraft missile system must fire as soon as it receives a signal and then from enemy aircraft before it leaves the bomb and flies away। देख लो, है ना? आपको बात समझ में आ गई कि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, उसको जितना जल्दी जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा तो भाई उसको अपने एनिमी पे क्या करना है, एनिमी पे बॉम्ब और फ्लाइट्स को लीव करना है। बात समझ में आई? तो बेसिकली यहाँ पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो कंप्यूटर सिस्टम वहां काम कर रहा होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो प्रोसेस को एग्जैक्टली जैसे ही सिग्नल मिलता है वैसे ही एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो रियल टाइम में
अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? रियल टाइम। बेसिकली यहाँ पे आपके विंडोज वगैरह सारे जितने GUI है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रियल टाइम होते हैं। एंड द लास्ट इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझो। देखो बैच का मतलब तो समझते हो ना, आप कोचिंग क्लासेस में भी जाते हो, आपके स्कूल में भी जाते हो तो बैचेस बन जाते हैं, है ना भाई। आपकी क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट्स को 10-10 के बैच में डिवाइड कर दिया। कोचिंग जाते हो तो वहां पर भी 1-1 आवर के कुछ 4 आवर्स में आपके 4 बैचेस लगते होंगे, एक 9th-10th का, एक 11th-12th का लगता होगा, लाइक दिस इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर भी प्रोसेसर क्या करता है ना, टास्क को बैचेस में डिवाइड कर लेता है। जब उसके पास में बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए आते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बैचेस में प्रोसेस करवाता है, टास्क को एग्जीक्यूट करवाता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इन अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर जॉब्स आर क्लब्ड टुगेदर एंड सबमिटेड एज अ ब्लॉक टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। User intervention is minimal in such system. The jobs are picked up one by one and executed. मतलब यहाँ पे जितनी सिमिलर जो जॉब्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करती हूँ कि इंटरनेट पर आपने 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए। अब चारों कंप्यूटर्स ना, हम ये कह सकते हैं कि चारों कंप्यूटर्स जो है वो एक ही प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब चारों कंप्यूटर्स पे आपने ना वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर खोल के रखा हुआ है, चारों यूजर वर्ड में ही काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो चारों की जो रिक्वेस्ट है, चारों का जो प्रोसेसिंग है वर्ड का, उसका एक ब्लॉक बना देगा, एक बैच बना देगा और उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। फिर दूसरे जो मतलब एक जैसे जो रिलेटेड टास्क होते हैं ना, उनको बैचेस में डिवाइड करके क्या करता है प्रोसेसर, पहले एग्जीक्यूट करता है और सारे बैचेस को टाइम अलॉट कर देता है कि इतने टाइम में ये बैच एग्जीक्यूट करना है। तभी तो साइमल्टेनियसली इतने सारे यूजर्स प्रोसेसर्स के थ्रू टास्क को एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? बिल्कुल वैसे जैसे कोचिंग्स में आपके 10th का बैच बन जाता है, 11th का बैच बन जाता है, 9th का बैच बन जाता है और एक साथ फिर एक ब्लॉक को आप पढ़ा रहे होते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे होते हो, पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप देखते हो बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी होता है। क्लियर हुआ? तो इसको बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हम कहते हैं। तो इसी के साथ में इसको यहाँ पर खत्म करेंगे एंड होपफुली आपको अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कहानी है ओवरऑल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैम, फंक्शंस पूछ लें आपसे, टाइप्स पूछ लें आपसे, एग्जाम्पल्स पूछ लें, तो 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिए, GUI एंड TUI। ये याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड आपका जो है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, है ना। तो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस, ये ध्यान रखना। MS-DOS टेक्स्ट बेस्ड है, बाकी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल आप देख रहे हो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें आप माउस का यूज कर सकते हो, है ना। और टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कीबोर्ड का यूज करते हैं क्योंकि कमांड लिखनी पड़ती है। यहाँ पे आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके फाइल क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो भाई आजकल तो हम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, है ना जी। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख दोगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो पैनिक मत हो। नोट्स के लिए जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर। अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के बाद। और चैप्टर 4 आपका पूरा प्रैक्टिकल होगा, जिसमें ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है मैम, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, हैंग हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स को आपके साथ में डिस्कस करूंगी मैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।